हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, हम वन शॉट वीडियोस डाल रहे हैं और हमारे 6 चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो बन चुकी है। और आज हम एटम्स के बाद एक और वीडियो डालने वाले हैं, न्यूक्लियाई। ठीक है। और आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा वो वीडियोस देखिए। आपका इंटरेस्ट बहुत शुरू से बना रखा है हमने सारी वन शॉट्स में। ठीक है। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इवन हम न्यूमेरिकल्स भी कर रहे हैं। ठीक है। इस वन शॉट वीडियोस में हम देखिए न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। सो दीज वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इस वन शॉट जर्नी में आप हमारे साथ रहे। ठीक है। तो आज का चैप्टर रहेगा हमारा न्यूक्लियाई। एटम्स कर चुके हैं बेटा, न्यूक्लियाई पे आते हैं आज। ठीक है। और वैसे तो मैं एटम और न्यूक्लियाई एक साथ कराता हूं, लेकिन थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है और थोड़ा सा लंबी वीडियो बोरिंग लगती है। ठीक है। तो नई एनर्जी के साथ आइए न्यूक्लियाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट चैप्टर में हमने एटम के बारे में पढ़ा। अब जो एटम का सेंटर होता है बेटा, जो कोर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। अगर ये एटम है और एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है। व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, व्हाइट ज्यादा सही चलता है। सो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। इनको कंबाइन फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जिस तरीके से कोई अगर मान लो पलवल का रहने वाला है तो उसको पलवलिया बोलते हैं, है ना। कोई जौनपुर का रहने वाला जौनपुरिया बोलते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो रहने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। इस छोटी सी जगह में न्यूक्लियस का साइज कितना माना गया था बेटा? 1 फर्मी। 10⁻14 से वैसे थोड़ा वेरी करता है 1 फर्मी तक। 1 फर्मी मतलब 10 कितना? -15 मीटर। और साइज ऑफ एटम कितना था? साइज ऑफ एटम था बेटा 10⁻−10। ठीक है। तो ये हमारा बेटा साइज ऑफ एटम था। ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ZXA। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZXA। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो C613 है, कार्बन का एक आइसोटोप है ये। ठीक है। तो इसमें ये देखो, जो Z है हमारे पास, जो Z होता है वो हमेशा होता है बेटा एटॉमिक नंबर। क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। और यही होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, और यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। एक एटम में, एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है, इसलिए एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। ओके। मास नंबर ए क्या है बेटा? ए को बोलते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास नहीं बेटा, मास नंबर। जैसे कार्बन का मास है, ये 13 ग्राम थोड़ी ना है, इसका मास नंबर है। ठीक है। कभी भी एटॉमिक मास मत बोलना बेटा, इसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है। एटॉमिक मास इसका 13 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट टोटल। ठीक है। कार्बन का 13 ग्राम थोड़ी ना हो सकता है एक एटम का मास। ठीक है। A-Z, अगर हम A में से Z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी में देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? C613 में 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बताओ? वो भी 6 ही होंगे। और न्यूट्रॉन कितने हुए? मास नंबर में से क्या कर दो? मास नंबर में से 6 को माइनस कर दो, यानी 13 - 6 कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटॉन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? आइसोटॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या बेटा बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल C6 आइसोटॉन्स यहां पे लिख देता हूं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। ठीक है। जैसे एग्जांपल C613 ही ले लीजिए और N714। ठीक है। ये ले लो, नाइट्रोजन ले लीजिए इसमें, और इसमें कार्बन ले लिया। 13 में से 6 गए, 7 आएगा बेटा। 14 में 7, इसमें भी 7 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे इक्वल है। तो ये हमारे क्या है? आइसोटॉन्स है बेटा। क्या है बेटा? आइसोटॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट। अब आ गए हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये तो आइसोटॉन्स हो गए। अब आते हैं हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस।
साइज ऑफ न्यूक्लियस पहले कुछ और चीज पढ़ा दूं। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट बेस बनाऊंगा बेटा तगड़ा वाला है, ध्यान रखना, रट्टा नहीं है बिल्कुल भी। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है? देखो, एक्चुअली जब एटम का मास या छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास मेजर करने के लिए हमें एक ऐसी स्केल चाहिए थी जो बहुत छोटी हो। हम केजी में तो नहीं कर सकते। कोई हमारे पास ऐसा है कि हम उसको तराजू में रख दें और किसी एटम का, मैं आपको बोलूं कि भाई इस एक एटम का मास निकालो, तो आप उसको किस में रखोगे? वेइंग मशीन में रखोगे? हाँ भाई इतने नहीं, वो बहुत छोटा है, उसमें तो पहले ही ऑलरेडी कितने एटम्स रखे होंगे आपको पता भी नहीं है। तो हमें एक ऐसी स्केल चाहिए जो छोटे से छोटे मास को भी मेजर करते हैं और जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बेटा? इट इज इक्वल टू द 1/12th of the mass of an atom of C612। ठीक है, तो C612 एटम का मास ऑफ एन एटम ले लो। मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम का फॉर्मूला बताओ। मास ऑफ एन एटम क्या होता है बताओ? एटॉमिक मास या मास नंबर, और मास नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्लियर है बेटा? सो कितना हो जाएगा? कार्बन के एक एटम का मास 12 बाय कितना हो जाएगा? एवोगैड्रो 6.22 10 टू पावर 23। क्लियर है बेटा? ये तो एक एटम का मास हुआ, उसका क्या करना है? 1/12 हिस्सा और करना है। सो 1/12 और हिस्सा कर लो इसको, तो 12 से 12 कट जाएगा। ये जानबूझ के लिया गया है, समझ के, ताकि क्या नाम है हमारे पास क्या होगा, ये 1/12, अगर ये 13 होता तो 1/13 करते हो, समझ के। तो ये आएगा बेटा कितना? एक एटम का मास आएगा 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा बेटा 1.66 10 टू पावर कितना? -24 ग्राम। ठीक है, देखो ये 1 बाय कितना आएगा बेटा? 1/6.22 10 टू पावर 23 ऊपर जाएगा। आपको क्वेश्चन 23 है, आपके पास 24 कैसे? इसको डिवाइड करोगे आएगा 0.166। ठीक है, 10 टू पावर कितना? 23 है ना, -23 एक इस नंबर को इधर करो, 1.66 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। और केजी में कितना आएगा ये? और 1.66 10 टू पावर कितना? -1 ग्राम में कितने? 10 टू पावर 3 -3, 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू पावर -3 केजी। तो इसका मतलब क्या होगा? -27 केजी। दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है बेटा ये? 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है हमारे पास? 1.66 10 टू पावर कितना? -27 केजी। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इतने स्केल लेंगे हम तो एक एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। ठीक है, तो अब यहां नहीं, यानी हमारे पास अगर हम देखें पार्टिकल, ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, दोबारा से करा देता हूं इनका चार्ज, जरूरत नहीं पड़ेगी चार्ज की। यहाँ पे इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 10 टू पावर -27। फॉर अ रिवीजन, क्या लिख रहा हूं? 1.6 10 टू पावर कितना? -19 कूलम। ये +1.6 10 टू पावर कितना? -19 कूलम। न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। अच्छा, मास किस में लोगे? इन केजी। तो मास केजी में देखे तो ये कितना आएगा बेटा? 1.6727 10 टू पावर कितना? -27 केजी। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, एंड 1 पॉइंट इसका आएगा प्रोटॉन का, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, फ्लो में मैं क्या बोल रहा हूं, ये आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू पावर कितना? -31 केजी। ठीक है, और इसका मास होता है 1.672927 10 टू पावर कितना? -27 केजी। इसका होता है थोड़ा सा मास 1.67, हैवियर होता है ये थोड़ा सा, 49 10 टू पावर कितना? -27 केजी। यानी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम सा रहता है। ठीक है, ज्यादा नहीं। अच्छा, इसका मास अगर एएमयू में निकालें, इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में, है ना, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट देखो जरा, इसका अगर करें हम तो ये आएगा बेटा 0.00054 541 एएमयू, इसके अराउंड होता है इसका मास।
इससे डिवाइड कर दो बस AMU से, तो AMU में आ जाएगा। यानी इसका मास बेटा ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसको AMU में कन्वर्ट करो, इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा, यह आएगा 1.0। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है देखो, है ना, 1.00785 AMU। ठीक है, ओके, और ये कितना आएगा, इसको कन्वर्ट करो, ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, इससे थोड़ा ज्यादा, तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 0.08665 AMU। ओके, ठीक है, तो आई होप मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, आई होप नहीं, हाँ मैंने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, समझ के। तो ये वैल्यू AMU में है, ध्यान रखना। तो एक किसको, प्रोटॉन के मास को अगर हम कन्वर्ट करें AMU में तो इतना बनेगा, ऐसे एक न्यूट्रॉन के मास को अगर AMU में कन्वर्ट करें तो इतना आएगा। केजी में ये है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइंस्टाइन ने एक अच्छा, बहुत अच्छा मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था। ठीक है, क्या उसने कहा था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं उसको, समझ के। तो उसने बताया था कि जो एनर्जी है एक्चुअली में किसके इक्वल होती है, mc² के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है बेटा, mc² के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहां पे m क्या है बेटा, मास चेंज्ड, या कई बार इसको मास कंज्यूम्ड भी बोल सकते हैं, जितने मास की एनर्जी बनानी है। ठीक है, और इसको कई बार कई बुक में डेल्टा mc² लिखा हुआ है। ठीक है, जितने मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जैसे मान लो हमारे पास मास है 2 ग्राम, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद कितना 1.8 ग्राम बचा, तो कितना चेंज हुआ, यानी 0.2 ग्राम किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो हम 0.2 लेंगे, 0.2 इंटू c², है ना। तो ये होता है जितना मास चेंज है हमारे पास। c क्या है, वही स्पीड ऑफ लाइट है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी निकालूं किसके अंदर, एनर्जी ऑफ AMU कि एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर मैं टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, उससे मुझे एनर्जी चाहिए तो कितनी बनेगी, तो वो बना लो भाई, E इक्वल टू कितना होगा, AMU कितना 1.66 10 टू पावर कितना माइनस के 27, यही तो है, और c² कितना होगा 3 इंटू 10 टू पावर 8, 3 इंटू 10 टू पावर 8, समझ के। तो इसकी एनर्जी कितनी बनेगी बेटा, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये तो बहुत जूल में आएगी, तो लाइक बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, इसको, ये तो किस में है बेटा, जूल में। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करो। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.66 10 टू पावर कितना माइनस के 1.6 10 टू पावर कितना माइनस 19 जूल, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अच्छा, मैं कहूं 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो मेगा मतलब 10 टू पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 मेगा कितना 10 टू पावर 6 प्लस 6, तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें पावर कम हो जाएगी, जूल। ये होता है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बच्चा, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। सो एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, क्लियर, तो करो इसको 1.66। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी की यूनिट होती है वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होती है बेटा। ठीक है, इतनी लेवल की एनर्जी निकलती है इसके अंदर। तो 1.66 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 c² है ना, ये c² है। इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है, उससे डिवाइड कर दो, जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो -13 इसको डिवाइड किया तो ये आएगा बेटा 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, समझ के। तो एक AMU को अगर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो एक AMU कितनी एनर्जी देता है बेटा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, समझ में आया। ठीक है, तो इतनी एनर्जी देगा। क्लियर बेटा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास अब बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, बाइंड, किसको बाइंड करना है, न्यूक्लियॉन्स को। देखो एक छोटे से हिस्से में अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखूं भाई, उसके लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इतनी स्पेस में। भाई प्रोटॉन रिपल्शन भी करते होंगे,
ठीक है, इतने से स्पेस में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करना आसान बात थोड़ी ना है। तो उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी इनको बाइंड करने के लिए लगती है, रिक्वायर्ड है, या फिर अलग करने के बाद रिलीज होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, अलग करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ब्रेक करने, किसी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है, हमेशा रिक्वायर्ड होती है। जैसे पेन है, अपने आप टूट जाएगा? नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मुझे बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना इसको तोड़ने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, ओके, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released to bind the nucleons। ठीक है, जब जोड़ोगे तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज होगी उसमें से। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो याद रखना बेटा, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। इलेक्ट्रॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन के मास को, अगर मैं सारे न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दूं और सारे प्रोटॉन के मास को ऐड कर दूं, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? सारे, दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सारे न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दो, सारे प्रोटॉन को मास को ऐड कर दो, तो क्या बनना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस बनना चाहिए। लेकिन वो मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल नहीं होता है हमेशा। क्लियर है बेटा, वो हमेशा क्या होगा, उससे ज्यादा ही होगा। यानी अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन, एक उसमें एटम में कितने प्रोटॉन हो सकते हैं बताओ? अभी लिखा था मैंने ZXA। ठीक है, प्रोटॉन कितने हो सकते हैं? जितने Z है। एक प्रोटॉन का मास कितना हुआ? MP। माना एक प्रोटॉन का मास क्या है? MP है। तो कितने प्रोटॉन है? मान लो Z प्रोटॉन है, तो टोटल मास कितना होगा प्रोटॉन का? ZMP। बात सही है, कोई डाउट? अगर एक प्रोटॉन का मास MP है तो कितने प्रोटॉन हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी एटम में? Z। तो ZMP हो गया। प्लस न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं? A माइनस Z, अभी तो बताया था। ओके, कितने हो सकते हैं बेटा? A माइनस Z हो सकते हैं। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना मान लूं मैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो किसका हो गया? ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या देगा ये? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ओके बेटा, इसमें से क्या माइनस कर दूं? मास ऑफ न्यूक्लियस। किसको माइनस करना मुझे? मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं, यह मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दूं। ठीक है, ओके। हमेशा तुम कहोगे सर इक्वल आएगा, नहीं इक्वल नहीं आएगा बेटा। क्यों इक्वल नहीं आएगा? इसीलिए इक्वल नहीं आएगा क्योंकि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करेंगे, कभी न्यूक्लियस का जब निर्माण हुआ होगा, जब बना होगा, तो जब न्यूक्लियस पास आए होंगे, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोटॉन आए सारे साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन पास में आए होंगे सारे। जब वो जुड़ रहे होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना बेटा? तो कहां से आई वो एनर्जी? मास डिफेक्ट। मतलब कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब वो जुड़ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब जब वो न्यूक्लियस हमें मिल गया जुड़ने के बाद, क्या उतना मास रहेगा जितना पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब पास आए होंगे? ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनको मैं जोड़ रहा हूं, इनका मास 14 ग्राम है, इसका मान लो 13 ग्राम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब इनको जोड़ रहा हूं 27 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन जब ये जुड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी कुछ। वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी आई मास डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि जब जोड़ेंगे 27 नहीं होगा, 26 पॉइंट कुछ बनेगा। वो जो बच गया ना 0 पॉइंट समथिंग कुछ, वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वही बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स है। तो अच्छा, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? मास डिफेक्ट। समझ गए? और मास डिफेक्ट को बोलते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या हो गया हमारे पास? मास डिफेक्ट हो गया। तो डेल्टा एम हो गया का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? क्या? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, और क्या होगा? एम एन
और क्या आएगा m, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मास डिफेक्ट आ गया बाय आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन तो कहता है कि मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से। तो हमको सर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, वो एनर्जी जूल में आएगी। और जूल को मैंने तुम्हें बताया, देखो एनर्जी को अगर तुम डेल्टा एम सी, ये तो डेल्टा एम हो गया 931, इसको 900 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा एम इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, 3 इंटू 10 टू पावर 8, ये किस में आएगा, ये जूल में आएगा। किस में आएगा बेटा, जूल में। और मैं इसको अगर किससे मल्टीप्लाई कर मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहता हूं तो 1.6 10 टू पावर कितना -13 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से डिवाइड कर दो। तो इसको मैं सीधा ऐसा करता हूं, डेल्टा एम को एनर्जी बनाने के लिए डेल्टा एम इंटू सी 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो सीधा ये किस में मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर देगा। इसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931.5। और मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है बेटा, समझ गए। इसका एक और फॉर्मूला और इवेल्युएट करते हैं हम। देखो बाइंडिंग एनर्जी बताओ, डेल्टा एम बताओ पहले तो मुझे बच्चा, डेल्टा एम कितना है बताओ। डेल्टा एम होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है कि प्रोटॉन के जितने प्रोटॉन का मास है उतना न्यूक्लियस का मास नहीं होता, तो प्रोटॉन का मास ZMP हो गया। न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, न्यूट्रॉन तो इतने रहे, एक न्यूट्रॉन का मास Mn, मास ऑफ न्यूक्लियस Mn, ये तो मास डिफेक्ट हो गया है ना। मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो। इसमें ऐसा करो बच्चा मेरे ZMP, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी, यहां से बाइंडिंग एनर्जी निकालो। बाइंडिंग एनर्जी क्या था, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां से ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस Mn इंटू सी स्क्वायर, सी मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा इसमें ना क्या करो, ZMP प्लस एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास मान लो Me हो गया, ठीक है। सुन लेना, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए न्यूक्लियस के अंदर, रुको जरा सब्र करो। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me हो गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, Z, वो भी तो Z हो सकते हैं। तो ये किसका हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें ZME मल्टीप्लाई करो और ZME ही माइनस करो। देखो लास्ट में माइनस कर देता हूं मैं, Z यहां पे कर देता हूं, ZME माइनस कर दिया इंटू 931.5, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो क्या हो गया यहां पे, इसमें से मैं Z कॉमन ले लूं तो क्या बन गया, MP प्लस ME माइनस प्लस A माइनस Z, ठीक है, Mn माइनस ये मास ऑफ न्यूक्लियस, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल N मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस और ZME, ठीक है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया बेटा, सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है बेटा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा हाइड्रोजन के अंदर, सिर्फ एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, Z इंटू 1H1। ये क्या बन गया, ये मास ऑफ, सीधा ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1H1। मास ऑफ क्या हो गया, अगर Z की वैल्यू 1 है तो ये MH1 हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद A माइनस Z, A माइनस क्या हो गया Z, ये मास ऑफ क्या हो गया न्यूक्लियस। ये क्या बन गया, मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या बनेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मास को ऐड कर दे, ये न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड कर दे तो पूरे एटम का मास नहीं बन गया। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ ZXA, पूरा एटम होगा ZXA मतलब क्या, एटम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बेटा ये भी है बाइंडिंग एनर्जी का, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला वैसे कम ही आता है हाइड्रोजन वाला, पीछे वाला फॉर्मूला याद रखना ये वाला, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है, खत्म बात, ठीक है। मास डिफेक्ट ऐसे निकाल लो और 931 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम
ये एडवांस लेवल का है थोड़ा सा, अगर मान लो करना चाहते हो, ठीक है, हाइड्रोजन वाला दे रखा हो तो, ठीक है, बस फॉर्मूला ही तो याद करना है, डेरिवेशन नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। अगला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हाँ पहले इसको देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? पर न्यूक्लियन मतलब हर न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आई, तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने न्यूक्लियन हो सकते हैं? ए। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम ए से डिवाइड कर देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। कैलकुलेट मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट निकाल लो, क्या है मास डिफेक्ट? एक लिथियम का एटम दे रखा है डेल्टा एम, क्या करो बेटा, डेल्टा एम कैसे निकालते हो? पहले तो प्रोटॉन के, एक प्रोटॉन का मास दे रहा है, ये रखा 1.007825, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? जेड से। जेड कितना है बेटा? 3 प्लस न्यूट्रॉन कितने? 7 में से 3 गए 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूट्रॉन के मास, ये रहा 1.000866 ठीक है। क्या माइनस करते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास ये रहा, टेकिंग इसका मास न्यूक्लियस ये रहा 7.00000000 कितनी, याद रखना है यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मत लगाना, 3 और 3 6, 3 और 3 6, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेंथी, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो ये मास डिफेक्ट आ गया, समझ के, मैं नहीं करने वाला, ये आपका काम है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, ठीक है, बट आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, फिजिक्स के पेपर में टाइम ही टाइम है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट को, जो ऊपर से आया बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 931.5 से। सॉल्व करना बच्चा मेरे, और इसको यहां पे रखना, ठीक है, वो मास बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मांग रहा है, पर न्यूक्लियन किससे डिवाइड कर दोगे? जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी तुम्हारी यहां से, ठीक है, पहले ये सॉल्व करो, उसको यहां रखो, बाइंडिंग एनर्जी आ गई, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसे डिवाइड करोगे किससे? मास नंबर से, हाँ मास नंबर 7 बेटा, 7 से, ठीक है, क्लियर है? ओके, ये मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट को यहां पे रखो, बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी को 7 से डिवाइड करो, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलेगी, समझ के? तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, समझ के? ओके, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बोलते हैं एक्चुअली। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटली सारे उनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली और उसको एक ग्राफ पे प्लॉट किया, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इसको ध्यान से देखना, ये देखो, ठीक है, यहां अगर हम इसको देखें ध्यान से बेटा, देखो यहां पे पीक मिल रहा है, फिर ये नीचे, ये बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये मास नंबर वर्सेस ग्राफ है। ध्यान रखना, ग्राफ आ सकता है बेटा, आना चाहिए। कहां पीक आता है? हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, हीलियम पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, समझ के? क्या खास है बताओ, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, देखो 2He4 C612 8O16, ठीक है, फिर 32 16 सल्फर 32, क्या कॉमन है बताओ, इन सब में क्या कॉमन है बताओ मुझे? इसमें पता है क्या कॉमन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, देखो जरा, कितने न्यूट्रॉन? 2, कितने प्रोटॉन? 2, इसमें से माइनस करो, 2 ही आएगा। कितने प्रोटॉन? 6, 12 में से 6 गए 6 न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन? 8, 16 में से 8 गए 8, ठीक है, कितने प्रोटॉन? 16, 32 में 16, यस। तो जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहती है ना, जहां पे ना माइनॉरिटी है ना मेजोरिटी है, सब लोग बराबर है, इक्वल कम्युनिटी के, वहां लड़ाई कम होती है, क्योंकि बराबर, सबका बराबर प्रभाव है। जहां एक कम्युनिटी ज्यादा हो जाती है, वहां थोड़ा सा उसको दबाने की कोशिश करते हैं, तो यही यहाँ पे है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर रहेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी सही रहेगी, बढ़िया रहेगी, तगड़ी रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम रिपल्शन होगा, क्लियर है बेटा? और इसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेबिलिटी जोन होता है, तो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर रहेगा। तो ये जो है, ये ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियर, इसलिए ये जो, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, वो ज्यादा पाया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कर्व का मैक्सिमम कहां गया? आयरन पे। कहां पे गया बेटा? आयरन पे गया, 56 एटॉमिक नंबर होता है
एटॉमिक मास है, मास नंबर है, एटॉमिक 56 मास नंबर होता है इसका। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? आयरन की होती है। दैट्स वाई आयरन का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आयरन बहुत ज्यादा पाया जाएगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, मतलब उसका न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो युगो युगो तक मिलता रहेगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी के ज्यादा चांस है। अब यहां पे देखो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है इस ग्राफ से। ये जो है हमारे पास ये स्टेबिलिटी जोन है, एवरेज। अगर यहां इससे ऊपर ऊपर आएगी मस्त है मॉलिक्यूल, ये वाला है ना जो, मतलब स्टेबल है। समझ गए? तो आप देखिए यहां से इधर से 30 से लगभग 130 के आसपास या 150 के आसपास ये सारे न्यूक्लियाई बहुत स्टेबल हैं। ठीक है, तो अभी अभी सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान लो एक Z है यहाँ पे, ये शायद X हो सकता है, ये Y है मान लो, और ये X हो सकता है। ये X है इससे नीचे। ठीक है, तो कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, लो कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा? देखो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। आगे मैं पैसे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब हैवी न्यूक्लियर छोटे में टूटेगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन, फ्यूज होना, जैसे डांस का फ्यूजन आते हैं, 1 2 3 डांस को जो फ्यूज करके नया डांस बनता है। फ्यूजन का मतलब मिक्सअप, ऐड करना, है ना? तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब लाइटर न्यूक्लियर हैवी में जुड़ेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो देखो जब एक हैवी न्यूक्लियाई है, हैवी न्यूक्लियस क्या करेगा? वो टूट जाना चाहेगा, और टूट के बनना क्या चाहेगा? सबकी ख्वाहिश रहेगी कि वो भी आयरन बन जाए, क्यों? आयरन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। आयरन या आयरन ना बन सके, आयरन जैसे तो बन जाए लाइटर न्यूक्लियाई। समझ गए? तो इसलिए क्या होगा कि जिनके भी एटॉमिक मास नंबर कितने बेटा? मास नंबर ए, जनरली जिनके मास नंबर 237 से 230 से ज्यादा है, वो क्या करते हैं बेटा? वो टूटने की कोशिश करते हैं। तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन शो करते हैं। टूटना क्यों चाहते हैं? ताकि वो आयरन जैसे स्टेबल हो सके। ऐसे छोटे न्यूक्लियर जो यहां होंगे वो जुड़ना चाहेंगे। जुड़ना चाहेंगे तो क्या होगा? वो क्यों जुड़ना चाहेंगे? वो भी तो आयरन बनना चाहते हैं, आयरन जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। जुड़ना क्या होता है? फ्यूजन। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्स क्या है? एक्स शो करेगा फ्यूजन, जेड शो करेगा क्या? फ्यूजन। समझ में आया? ओके, तो यही चीज है इसमें आगे लिखा भी हुई है, लिखा भी हुआ है ये चीज। ठीक है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर फॉर लाइट न्यूक्लियाई इसका इस स्मॉल। देखो बेटा, जो ये न्यूक्लियाई है हमारे पास, कौन कौन से? 1H1 1H2, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम, स्मॉल होती है, तो इसका मतलब ये कम स्टेबल है ये हमारे पास। ठीक है, ठीक। उसके बाद इसको मैं मिटा सकते हैं, आजा। क्या हो गया? चलो आगे पढ़ते हैं, इसको होता रहेगा ये। फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 230 दे आर शार्पली डिफाइंड पीक्स। अभी बताया था मैंने, ये 2He4 C612 इन पे पीक्स मिलते हैं हमें, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बेटा ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स आर ब्रॉड मैक्सिमम रेंज 30 से लेके 120। मैंने बताया था ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है। अगर हम बात करें, ठीक है, कहां से, कहां 30 से लेके 120, कहां है 30? ये रहा, इससे देखो 30 से लेके 100, फिर नीचे आने लग गई। ठीक है, 120, ठीक, यहां तक, फिर नीचे आने लग गई। तो ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, स्टेबल है ये, बढ़िया। ठीक है, ओके। एज द मास नंबर इंक्रीजेस, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। देखो कम हो रही है, इससे नीचे आ गया 8 से 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसके बाद मतलब ये किस वजह से? द डिक्रीज ड्यू टू द कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन। प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गए, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स कहां तक उनको रोक के रखे, फिर क्या होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन अपना रंग दिखाने लगे, रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, ओके, इसलिए वो लेस स्टेबल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी मैंने बताया था तुम्हें, जैसे जैसे अगर ए 230-40 के बाद होते हैं तो वो टूटने लग जाते हैं, वो क्या करेंगे? फ्यूजन शो करेंगे। और जो लाइटर न्यूक्लियर वो जुड़ना चाहेंगे, वो क्या करेंगे? फ्यूजन शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे, न्यूक्लियर फोर्सेस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या है? देखो
न्यूक्लियर फोर्सेस होते क्या है बेटा? न्यूक्लियस को बाइंड करना आसान बात नहीं है एक छोटे से न्यूक्लियॉन्स में। इसके अंदर क्यों? इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्शन भी हो रहा होगा। फिर ऐसा क्या पावरफुल फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन को भी जोड़ दे मतलब पास ले आए। समझ रहे हो आप कि भाई मतलब कूलम्ब फोर्स से भी ज्यादा हो गया तगड़ा, कि प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्शन को भी कम कर दिया उसने। इतना फोर्स है, इतनी मोहब्बत है कि वो दूर नहीं हो सकते चाह कर भी। जबकि उनके बीच में कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है। यस, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, पर दिक्कत यह है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। ठीक है, जब ज्यादा बहुत पास है ना यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज कितना है? न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻15 मीटर है, तो इसकी रेंज बहुत कम है। दिक्कत ये है। और दिक्कत क्या है, ये तो एक इसकी पॉजिटिव है तभी तो स्ट्रांग है, कम रेंज है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसका देखो न्यूक्लियर फोर्स द स्ट्रॉन्ग फोर्स एट जो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है इन स्पाइट ऑफ, कह भी रहा है देखो, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। मतलब इतना हद है कि प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को भी ओवरकम कर देगा। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले देखो, ये न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये सब के लिए काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए नहीं होगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। चार्ज के लिए इंडिपेंडेंट है, सब में सेम है। ये न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कम से कम 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और लगभग 10 की पावर 38 ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो गई, कहते हैं ना ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कहां गई, ग्रेविटी कहां गई ठीक है, ग्रेविटी कहां गई, ग्रेविटी की तो ऐसी की तैसी कर देगा ये वाला फोर्स। ठीक है, दिस इज दैट्स व्हाई न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर। ठीक, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ग्रेविटी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। द न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस के बीच में हो सकता है। फर्मी, यही तो कह रहा, फर्मी के बीच में। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, इस ग्राफ की भी सुन लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ, हाँ देखो, ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना, सबसे पहली बात तो ना कि ये 1/r² पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता। ऐसा नहीं होगा डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगा, हमेशा नहीं। इसका अजीब सा ही व्यवहार है। कैसे? देखो 0.8 फर्मी से फोर्स ऊपर है ना, जो ये पॉजिटिव है, मतलब ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स है। कैसा है ये? रिपल्सिव। इसके बाद नीचे आ रहा फोर्स नेगेटिव। नेगेटिव मतलब समझ जाना कि फोर्स अट्रैक्टिव है, यहां मैक्सिमम हो गया ये। उसके बाद और दूर जाएंगे फिर थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव होने लगेगा। है तो ये अजीब ही बात है, ये तो है ना। 0.8 फर्मी से देखो पास भी नहीं आ सकते न्यूक्लियॉन्स, लाइक दे आर कपल, मैरिड कपल। जो ज्यादा पास भी आते हैं तो लड़ पड़ते हैं, दूर जाएंगे तो रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, है ना। सो वही चीज है, ज्यादा पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, ज्यादा पास भी आएंगे तो रिपल्शन, 0.8 फर्मी से नजदीक नहीं आ सकते, रिपेल कर देंगे। फिर थोड़ा सा दूर गए, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। फिर अट्रैक्टिव, फिर कम दूर जाएंगे तो फिर लेस अट्रैक्टिव होने लगेंगे। समझ के? तो अलग बिहेवियर है इसका। देखो ना, फोर्स लेस अट्रैक्टिव की तरफ जा रहा है। ओके, तो सेम एज एनर्जी का है, एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, और ओके, तो एनर्जी क्या होगी? बस एनर्जी होता है क्या वैसे, dF/dx होता है। मतलब फोर्स को एक्स से डिफरेंशिएट कर दो, ये छोड़ो तुम, ज्यादा नहीं है, डिटेल हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है? इसको dF बाय, मैंने उल्टा बोल दिया ना, F, हाँ, F इक्वल टू d/dx होता है। समझ के? हाँ ठीक है, ओके, सही है। तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो एनर्जी का अगर देखें तो एनर्जी का कर्व भी बिल्कुल इस तरीके से है। या एनर्जी क्या है हमारे पास? ये रिपल्सिव एनर्जी है, इसके बाद ये अट्रैक्टिव एनर्जी है। समझ के? तो सेम एज ही एनर्जी का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है बेटा, ओके। तो बस ये समझ जाना कि ज्यादा 0.8 फर्मी पे क्या होगा, से पास आए तो रिपल्सिव होगा, उसके बाद अट्रैक्टिव है। ठीक है, फिर और दूर जाएंगे तो 10 फर्मी के अराउंड जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर लेस अट्रैक्टिव होने लगेगा। ठीक, उसके बाद सैचुरेशन प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर फोर्सेस आर सो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि
उनका बेचारों का पेट भर जाता है। सैचुरेट सोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जहां और ज्यादा चीनी नहीं घोली जा सकती है सोल्यूशन के अंदर या कोई भी सोल्यूट, ठीक है। तो सैचुरेशन मतलब इनका पेट भर जाता है, मतलब ये पड़ोसी से पड़ोसी का मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है, देखो यहां बहुत सारे न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन सिर्फ अपने पड़ोसी से मतलब है, इसका फोर्स इससे है, अगले वाले से नहीं है, या इससे अगले वाले से नहीं है। अब इससे भी होगा, देखो इसकी बात करूं मैं, इसकी, तो इसका इससे होगा, इससे होगा, बस। और नहीं है कि पूरे सब में यहां मुंह मारते रहे वो, नहीं, फिर उसका उसके पड़ोसी से होगा ना। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जस्ट इमीडिएट नेबर से बात करते हैं ये बस, और ज्यादा दूर तक रिलेशन नहीं बनाते। नॉन सेंट्रल फोर्स है, सेंटर से सेंटर नहीं। देखो बाकी सारे फोर्सेस हैं जो जितने भी ये वाला लॉ ओबे करते हैं, वो सेंटर टू सेंटर, मतलब इस न्यूक्लियन से इस न्यूक्लियन तक होते। अगर ये सेंट्रल फोर्स होते तो एक फोर्स ना यहाँ इस न्यूक्लियस से यहां तक होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ये कि सेंटर टू सेंटर काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी अप टू सेंटर काम करती है, ठीक है, बट वो ओबे भी करती है ये वाला लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंडेंट ऑन स्पिन, स्पिन पे डिपेंड करता है। स्पिन कैसे, स्पिन पैरेलल स्पिन है, एंटी पैरेलल स्पिन है, ठीक है, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है बेटा। ओके, ये तो हायर स्टडीज में चला जाएगा स्पिन, ठीक है, पैरिटी स्पिन। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीजोन्स, ये समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। जो युकावा आया था, एक जापानीज फिजिस्ट था युकावा, उसने बताया कि एक्चुअली में ना देखो, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक छोटे से साइज के अंदर कैसे इंगेज रहते हैं, कैसे बिजी रहते हैं, क्या रिपेल नहीं करते वो। उसने बताया कि एक्चुअली में ना दो, उसने कंपेयर किया इसको कि जैसे दो कुत्ते ना एक छोटी सी एक हड्डी के लिए, बोटी के लिए लड़ रहे हैं, है ना। एक ये रहा, मान लो एक ये बी रहा, तो एक हड्डी है मान लो, ठीक है, इसके लिए लड़ रहे, कभी ये इसके पास चली जाती, कभी इसके पास चली जाती, कभी इसके पास एक, कभी इसके पास। तो एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियंस को बिजी रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाई मीजोन्स, पाइओन्स भी बोलते हैं, कई बुक में पाइओन्स भी लिखा है इसको, ठीक है। ये तीन टाइप का होता है, पाई पॉजिटिव, पाई जीरो न्यूट्रल, या पाई नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे एक्सचेंज होता है, ध्यान से सुनो। देखो न्यूट्रॉन पे बहुत आसान है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, जीरो। अब प्रोटॉन देखो, मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हम फोर्स की बात करते हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर की बात करते हैं, है ना। सारे सबके होता है, सबके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 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 के बीच में, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव। बताओ इसके पास कौन सा पाई पार्टिकल होगा कि ये चार्ज, देखना चार्ज बैलेंस रहे। पाई कौन सा, बताओ मैं क्या लगाऊं कि यस पाई नेगेटिव लगाऊं, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, जीरो। मैं पाई यहां पॉजिटिव नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर तो पॉजिटिव इधर जीरो है, या जीरो भी नहीं लगा सकता क्योंकि ये इधर फिर नहीं बैलेंस होगा। तो यहां पे आएगा बेटा क्या, पाई नेगेटिव। अच्छा, ये जब इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा पाई नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, पाई पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया ना एक्सचेंज। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा पाई पार्टिकल है जो इनको बिजी रख रहा है, बताओ। यहाँ जीरो, तो मतलब पाई जीरो ही आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख सकता। ऐसे ही इधर के इधर आ जाएगा तब भी पाई जीरो ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में देखो जरा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ कौन सा आएगा, ये भी जीरो ही आएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पाई पार्टिकल ही एक्सचेंज करता रहता है, कभी इसके पास चला जाता है, कभी इसके पास चला जाता है, जो इनको इंगेज रख रहा है। और इंगेज रख रहा है मतलब कुछ बाइंड कर रहा है इनको, है ना, ठीक। तो ये फोर्स, ये ही पार्टिकल इनको एक्चुअली में मजबूर कर रहा है, जो इंगेज कर रहा है, और इनके बीच में इंटरेक्शन है, समझ के। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब फ्यूजन और फ्यूजन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है बेटा, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, समझ के। तो उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 230 235, हाँ, इसमें देखिए यूरेनियम के क्या एटम है बेटा, उसमें 92 ये है,
उसमें एक न्यूट्रॉन डाल दो, उसके न्यूक्लियस में एक जबरदस्त एक न्यूट्रॉन डाल दो, भाई न्यूक्लियस है, एक अलग से न्यूट्रॉन डाल दोगे तो क्या होगा, वो पहले ही बिच्चे बिच्चे हैं, तो एक और जबरदस्ती डालोगे तो क्या होगा, फटेगा वो, तो फटेगा तो क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा 236, ये अनस्टेबल है, फटने वाला है भाई ये, तो फटने के बाद ये क्या हो जाएगा, बैरियम और प्लस क्रिप्टन 92 141 और क्रिप्टन 36 92 56 92, और हर बार कितने 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, जैसे न्यूट्रॉन डालोगे तो ये 3 न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है। अच्छा ये 3 न्यूट्रॉन कहां, 3 नए न्यूक्लियस नए यूरेनियम में घुस जाएंगे, ठीक है, हर बार 3 न्यूट्रॉन, तो ये 3 न्यूट्रॉन फिर जाके जाएंगे, ये जब इसमें घुस जाएगा तो फिर दोबारा 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ऐसे ये इसमें घुस जाएगा फिर दोबारा 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ऐसे ही, तो ये 3 फिर जाके 3 में घुस जाएंगे भाई, ऐसी तरीके से 3 फिर नए, भाई एक न्यूट्रॉन कितने को जन्म दे रहा है, नए 3 नए न्यूट्रॉन को, वो 3 जाके 9 को, 9 को 27 27 81, इसी तरीके से धड़ाधड़ 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 रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है इंस्टेंटली, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, प्लस क्यू, क्यू मतलब एनर्जी, है ना, ठीक है बेटा। अच्छा कई बार ना क्यू एनर्जी निकालने को पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्यू एनर्जी कैसे निकालते, क्यू वैल्यू, इसको कैसे करेंगे, ये आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931.5 मेगावाट, मास डिफेक्ट एक तरीके से, ये रिएक्टेंट का मास और इसके प्रोडक्ट के मास दिए होंगे तुम्हें, उनका डिफरेंस करना है और 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू, समझ गए, ये जो क्यू कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, क्यों, ये मास ही तो कन्वर्ट हुआ है किसमें, एनर्जी में, ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे आता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जब लाइटर न्यूक्लियाई क्या करें, लाइटर न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, हैवी न्यूक्लियस में, तो उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ के, जैसे एग्जांपल 1H1 मान लो, एक हाइड्रोजन का एटम, एक 1H1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 1H2, क्या बन जाएगा बेटा 1H2, समझ के, प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोल रहा हूं, प्लस क्यू वैल्यू, ठीक है, ओके। यहाँ एक बैलेंस नहीं है, ये बताओ बैलेंस करने के लिए कौन सा पार्टिकल लगाऊं मैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल आपको याद रखने पड़ेंगे अगर बैलेंसिंग की वाली बात आ गई तो 1H2 बैलेंस नहीं, कैसे, एक और एक 2 है, या तो 2 है या 1 है, यहाँ तो ऊपर तो बैलेंस है भाई, यहाँ नहीं है नीचे बैलेंस, तो इसको क्या, कुछ पार्टिकल के नाम बता रहा हूं मैं, देखो न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0n1, 0 मतलब चार्ज तो है नहीं उसके पास, मास ही मास है, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं -E0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है माइनस, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन इज लाइक 1H1, ठीक है, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं 1H2, एक होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है पॉजिट्रॉन E+, उसको बोलते हैं बेटा 1E0, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, क्या बोलते हैं इसको पॉजिट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन है, तो यहां यही आएगा, देखो जरा कैसे 1H, कैसे बताओ, यहां पे तो 1 आना चाहिए नीचे और ऊपर 0 आना चाहिए, ऐसा कौन सा पार्टिकल है 0 क्यों, क्योंकि एक ये तो बैलेंस है, बताओ कौन सा पार्टिकल है ऐसा, ये रहा ना पॉजिट्रॉन, आया समझ में, प्लस एनर्जी, क्लियर है बेटा, तो ऐसे ये चीजें पता होना चाहिए, ये बस थोड़ा सा नॉलेज पर्पस के लिए मैंने बता दिया, समझ में आया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है, क्लियर है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की एक लिमिटेशन है कि बेटा बहुत हाई एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है, इसलिए फ्यूजन अगर तुम्हें कराना है तो पहले तो एक फ्यूजन बम फोड़ना पड़ेगा, उससे क्या होगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा, तब जाके फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन हालांकि फ्यूजन जो हाइड्रोजन बम है वो ज्यादा खतरनाक है फ्यूजन बम से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूजन स्टार्ट नहीं होगा बिना टेम्परेचर के, समझ के, ओके, तो ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है, तो फिजन और फ्यूजन में, फिजन का मतलब स्प्लिटिंग हो गया, फ्यूजन का मतलब क्या हुआ भाई, दो लाइटर न्यूक्लियर हैवी बन रहे हैं, दोनों में काफी अमाउंट में एनर्जी होती है, लेकिन इनफैक्ट फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी होती है फ्यूजन के कंपैरिजन में, समझ के, ओके, और इसको इनिशिएट करने के लिए कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, फ्यूजन कहीं भी हो सकता है ना, बस न्यूट्रॉन डालना है, ओके,
ये फ्यूजन क्या होगा, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ये डिफरेंस में। ओके, और ठीक है, बस ये दो तीन ठीक है पता होना चाहिए, बस समझ में कि फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी वीडियो थी आज की न्यूक्लियर पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है बेटा इनफैक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।